नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर में। और ये ओला इलेक्ट्रिक शेयर के आसपास आजकल बहुत बज़ है, क्योंकि इसका स्टॉक प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आया है इसके हाइस से। तो एक टेम्पटेशन हो रहा है लोगों के मन में कि अब ये सही प्राइस पे आया, अब मुझे इसे ले लेना चाहिए। मेरे दोस्त मुझे काफ़ी बार बोलते हैं कि ये प्राइस अब अट्रैक्टिव लग रहा है, इस प्राइस पे मैं बाई करूं क्या। तो मैं इस वीडियो के थ्रू सिर्फ एक नज़रिया देना चाहता हूँ, एक इंसाइट देना चाहता हूँ कि ओला इलेक्ट्रिक कंपनी है क्या, उसका साइज़ क्या है, प्रमोटर कौन है, क्या क्या कंट्रोवर्सीज़ हैं इस कंपनी को लेके, इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो के थ्रू मेरे सब्सक्राइबर्स को और दोस्तों को बताना चाहता हूँ, ताकि वो एक अपना खुद का व्यू बना सके और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर 100% ना सही तो एटलीस्ट 50% इस वीडियो के आखिर तक आप एक व्यू बना चुके रहोगे कि वेदर आपको इस कंपनी में इस प्राइस पे अभी एंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सॉल्यूशंस के बारे में आपको मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। ओला इलेक्ट्रिक कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो है भाविश अग्रवाल। वो सिर्फ 39 ईयर्स के हैं, उन्होंने बीटेक किया है और मुंबई से, आईआईटी मुंबई से उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। भाविश अग्रवाल ने, आपको पता है ओला कैब्स जो है, जो आज की तारीख में हर कोई जानता है ओला कैब्स के बारे में, या टैक्सी सर्विस जो है, ये भाविश अग्रवाल ने 2011 में शुरू की थी, जब वो सिर्फ 26 ईयर्स के थे दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि हाउ शार्प एंड हाउ इंटेलेक्चुअल दिस पर्सन वुड बी। भाविश अग्रवाल सिर्फ 26 ईयर्स की उम्र में उन्होंने ओला कैब्स, जो कि आज सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली सर्विस है, उसका उन्होंने फॉर्मेशन किया था। अब ओला इलेक्ट्रिक जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, ये फॉर्म हुई थी 2017 में। भाविश अग्रवाल ने इस कंपनी को बनाया था। अब आज की तारीख में ओला इलेक्ट्रिक मार्केट लीडर है दोस्तों, टू व्हीलर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में 34% शेयर ये कमांड करता है इंडियन टू व्हीलर इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि विद इन 6 to 7 years एक कंपनी मार्केट लीडर बन रही है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, विच इज अ वेरी बिग थिंग, कमेंडेबल थिंग। अब ओला के दो मॉडल हैं जो चल रहे हैं। एक ओला S1 सीरीज, जो सबसे पहला सीरीज था ओला ने जो लॉन्च किया था 2021 में, और दूसरा जो अभी लॉन्च किया है 2024 में, वो ओला रोडस्टर जो कि बाइक है। तो ओला स्कूटर और ओला बाइक्स, ये दो चीजों में फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं दोस्तों, अगस्त 2021 में आपको पता है कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला S1 का फर्स्ट मॉडल ऑनलाइन लॉन्च किया था। ओके, जस्ट लॉन्च किया था। आपको पता है विद इन 2 days इसके कितने बुकिंग्स हुए होंगे? 1 लाख बुकिंग्स हुए थे सिर्फ ऑनलाइन इस पर्टिकुलर मॉडल के 2 दिन के अंदर। तो किस तरह का फ्रेंजी लोगों में था इस ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का, आप समझ सकते हैं। लेकिन अब इसकी डिलीवरी, फर्स्ट डिलीवरी कब चालू हुई आपको पता है? दिसंबर 21 में। मतलब अराउंड 4 मंथ्स के बाद फर्स्ट बाइक, जो 1 लाख में से बुकिंग्स हुए थे उसमें से फर्स्ट बाइक दिसंबर 21 में डिलीवर हुई। तो आप सोच सकते हो कि बाकी सब जो बुकिंग्स थे वो कब क्लियर हुए होंगे। इससे एक चीज दोस्तों, जस्ट मैं आपको धीरे धीरे उस चीज तक ले जाना चाहता हूँ कि देखिए, कभी भी किसी, मैं एज अ एनालिस्ट कभी भी किसी कंपनी के ना प्रमोटर का व्यू जानने की कोशिश करता हूँ कि प्रमोटर का व्यू उसकी कंपनी के बारे में क्या है, उसका विजन क्या है। तो एक चीज आपको यहाँ समझ में आ रही होगी भाविश अग्रवाल जी की इज अ लिटिल ओवर एम्बिशियस, मतलब ओवर कमिट कर डालते हैं वो, और ओवर एम्बिशियस पहले से ही वो रहे हैं। मैं आगे जाके उस चीज को और एम्फेसाइज करूंगा। तो प्रोडक्शन शुरू होने से पहले लॉन्च कर दिया, और लॉन्च होते ही 1 लाख बुकिंग्स भी आ गए, और डिलीवरी में उसके चलते डिले हो गया 4 महीनों का। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये साइज ऑफ द कंपनी क्या है। देखिए, किसी भी कंपनी का आपको क्रेज तो बहुत हो रहा है, ओला इलेक्ट्रिक का शेयर मुझे लेना चाहिए 87 रुपीज पे, लेकिन ये तो जान लेना चाहिए आपको एटलीस्ट कि इसका साइज कितना बड़ा है। मतलब बेसिकली कितना प्रोडक्शन प्लांट है इसका, कितना बड़ा प्रोडक्शन यूनिट है, ये कितने व्हीकल्स मैन्युफैक्चर कर रहा है मंथली, ईयरली। तो ये सब जरा हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ओला का फैक्ट्री है, ओला फ्यूचर फैक्ट्री नाम से जाना जाता है, और ये तमिलनाडु में बेस्ड है। 500 एकर्स पे ये फैला हुआ है, और 1 मिलियन यूनिट्स पर एनम यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं ई स्कूटर्स और बाइक्स। मतलब कुल मिला के 10 लाख यूनिट्स पर एनम ओला फैक्ट्री बनाता है। अब इसका सेल मंथली आज की तारीख में कितना चल रहा है, मतलब पिछले 3 महीने का मैं एवरेज ले लूं तो 30,000 यूनिट्स मंथली ओला इलेक्ट्रिक सेल कर रहा है। अब एज ए एनालिस्ट मेरा दिमाग इमीडिएटली कहाँ दौड़ने लगता है दोस्तों, पता है? जस्ट एक मैं आपको व्यू पॉइंट रख रहा हूँ मेरा, कि 10 लाख यूनिट्स पर एनम ये बनाता है एक्चुअली ओला। तो उसमें से 30,000 यूनिट्स मंथली ये सेल कर रहा है। मतलब आप सपोज कर लीजिए कि 3,60,000 इसका सालाना सेल अगर होगा एवरेज, तो 3,60,000 सेल हो रहा है, और 10 लाख यूनिट्स का ये कैपेसिटी लेके बैठे। तो मतलब 36% ऑफ द
इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आज की तारीख में यूज हो रही है। एक और चीज मतलब फिर से जो चीज निकल के आ रही है, ओवर एम्बिशन और ओवर कमिटमेंट। मतलब प्लांट पहले ही बना के रख दिया 10 लाख यूनिट्स का, लेकिन सेल हो रहे हैं अब सिर्फ 3,60,000 यूनिट साल के। अब एक अच्छी चीज, इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है आपको ओला के प्लांट के बारे में? यहाँ पे 30% वर्क जो है इट इज डन बाय रोबोट्स। मतलब पेंटिंग, वेल्डिंग, असेंबली, ये सब जो स्कूटर्स का होता है, दे आर फुल्ली 100% ऑटोमेटिक। यहाँ पे कोई भी मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं है, ये रोबोट्स के थ्रू पूरा काम होता है। और टोटल अगर एम्प्लॉइज का साइज बोले तो 3,500 एम्प्लॉइज है इस कंपनी में। अब ये तो हो गई एक प्लांट जो अभी ऑपरेशनल है। अब ये प्लांट पूरा कैपेसिटी पे अभी तक आया नहीं, आधी परसेंट कैपेसिटी पे भी अभी नहीं आया। और यहाँ पर हम लोग एक देख रहे हैं कि एक और अनाउंसमेंट कर दिया भविष अग्रवाल जी ने ओला गीगा फैक्ट्री का, जिसके लिए ये बेसिकली अपना आईपीओ लेके आए थे अगस्त 24 में। और इस आईपीओ में से 1200 करोड़ ये इस पर्टिकुलर प्लांट के सेटअप के लिए लगाने वाले हैं दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्लांट, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उसका कंजम्पशन कितना होने वाला है ये अभी तक हम लोगों को वैसे क्लियर नहीं है। तो दैट इज touted to be the biggest manufacturing facility for the cells in the world। अब इसके ऊपर भी कुछ अटकलें, कुछ न्यूज आए थे न्यूज चैनल पे कि ये ओवर स्टेटमेंट है प्रमोटर का। जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है सेल्स की वो ऑलरेडी चाइना में है। अब थोड़ा सा फाइनेंशियल्स देख लेते हैं हम इस कंपनी का। फाइनेंशियल्स के बारे में भी जानना आपको जरूरी है अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं किसी कंपनी में। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट साइज इस कंपनी का स्टॉक मार्केट में आज की तारीख में 38,352 करोड़ है। एफआईआईज और डीआईआईज भी कुछ हद तक इसमें इन्वेस्टेड हैं, विच इज अ गुड थिंग। 7.64% एफआईआईज का है, डीआईआईज का 6.74% है। अब देखते हैं इसके पिछले 3 साल के फाइनेंशियल्स कैसे, मतलब टॉप लाइन और बॉटम लाइन, मतलब रेवेन्यू और प्रॉफिट्स किस तरह के। देखिए रेवेन्यूज अगर इसके देखें तो काफी तगड़े रहे हैं। 2022 में 373 करोड़ का सेल इन्होंने किया स्कूटर्स का, ई स्कूटर्स का। वहीं वो सीधा 8 गुना हो गया 2023 में 2631 करोड़ पे। और 2024 में ये पिछले साल का फिर से 3 गुना हो गया, मतलब 5,000 करोड़ का 2024 में इन्होंने स्कूटर्स के लिए। तो रेवेन्यू वाइज द कंपनी इज गोइंग ग्रोइंग ट्रिमेंडसली, नो डाउट। बट इसके प्रॉफिट्स जो है ना दोस्तों, इसके प्रॉफिट्स पे आप नजर डालोगे तो ये सालों साल हर साल बढ़ रहा है। 2022 में -784 करोड़ था, मतलब लॉस बोलेंगे, लॉस था 74 करोड़ का। 2023 में 1,472 हो गया ये बढ़ के लॉस। और 2024 में ये लॉस बढ़ के 1,584 करोड़ हो गया। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी ऑपरेशनली अपने कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पा रही है। इसका मतलब अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पा रही है, अपने अदर मिसलेनियस कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पा रही है। तो दैट इज वन थिंग विच इज टू बी सीन इन द फ्यूचर कि ये ऑपरेशनली पॉजिटिव कब होती है कंपनी। अब अगर डेट जो कर्जा है कंपनी पे उसकी अगर बात करें तो ये बहुत ज्यादा है दोस्तों। ये थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर है कि देखिए अब 5,684 का कर्जा लेके बैठी है कंपनी, मतलब अपने सेल से ज्यादा ये कर्जा लेके बैठे। तो यहाँ फिर से एक बार जो एक प्रमोटर का एक कैरेक्टर निकल के आ रहा है कि ओवर कमिटमेंट करने का जो कैरेक्टर नजर निकल के आ रहा है प्रमोटर का, कि टर्नओवर से ज्यादा ये डेट लेके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि इनको फ्यूचर एक्सपांशन वक्त से ज्यादा या फिर वक्त से पहले इनको अपना एक्सपांशन करना है, विच इज इन अ वे गुड थिंग। बट कहीं ना कहीं अगर ये बैक फायर हो जाता है ना दोस्तों, तो दैट वुड कॉस्ट मतलब दैट वुड कॉस्ट अ लॉट। मतलब ये पूरा जो है हिला सकता है कंपनी को। तो इस चीज को हम लोगों ने गौर करना चाहिए। फाइनेंशियल रेशियोज मैंने यहाँ पे फिगर्स नहीं डाले, लेकिन जो भी फाइनेंशियल रेशियोज मैंने देखे, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये सारे आज की तारीख में निगेटिव हैं। तो ऑब्वियसली ये नई कंपनी है, ये एक तरह का जो सेक्टर है ईवी, ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेक्टर होता जा रहा है। यहाँ पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज होना जरूरी है। तो इट्स नॉट एट ऑल बैड थिंग कि कंपनी बहुत ज्यादा एग्रेसिव जा रही है इसमें, जिसके कारण शुरुआत में आपने जोमेटो का भी देखा होगा, ये सारे रेशियोज निगेटिव थे। लेकिन इसको हम जोमेटो से कंपेयर नहीं कर सकते। जो बहुत सारे लोग आज की तारीख में सोच रहे हैं कि ये कल का जोमेटो बन जाएगा, और जिस तरह से जोमेटो गिर के फिर से ऊपर गया ये वैसा बन जाएगा, बन भी सकता है। लेकिन देखिए ये है, जोमेटो है सर्विसेज में और ये है मैन्युफैक्चरिंग में। दोनों में फर्क क्या है कि सर्विसेज में वैसे इन्वेस्टमेंट कम लगता है, और यहाँ ये लोग बहुत ज्यादा हेवीली इन्वेस्टेड है दोस्तों, जिसका रिटर्न्स आने में मे भी काफी ज्यादा टाइम जा सकता है। तो ये डिफरेंशिएटर जो डिफरेंस है आपको ये पता रहना चाहिए। चलो कंपटीशन की बात करें दोस्तों, ये बहुत ही मैं कहूंगा कि इंटरेस्टिंग चीज है कि ये ओला इलेक्ट्रिक किससे कम्पीट कर रहा है। आप देखिए आज की तारीख में जो जायंट्स है ना इस इंडस्ट्री में, हीरो का वीडा मॉडल जो है इलेक्ट्रिक में वो लॉन्च हो चुका है, बजाज का चेतक मॉडल लॉन्च हो चुका है, टीवीएस का आईक्यू मॉडल लॉन्च हो चुका है। अब आप देखिए कि ओला इलेक्ट्रिक किसके सामने खड़ा है कंपटीशन में। तीनों बाहुबली हैं इस इंडस्ट्री के, हीरो, बजाज और टीवीएस, इनसे कम्पीट कर रहा है ओला। और सबसे चैलेंजिंग चीज ओला के लिए क्या है पता है दोस्तों, कि इन तीनों के प्राइजेस, हीरो, विडा, बजाज, चेतक, टीवीएस, आईक्यू,
इन तीनों के प्राइजेस आज की तारीख में ओला की गाड़ी से सस्ते हैं। तो आप मुझे एज अ कंज्यूमर एक चीज, एक रीजन मुझे दीजिए कि जो इस इंडस्ट्री में 25 साल से हैं, जो कंपनीज वो अपनी गाड़ियां लेके आ रही है इस सेगमेंट में, वो भी सस्ती, तो कोई भी जना ओला इलेक्ट्रिक की गाड़ी क्यों खरीदेगा? दैट इज द मेन क्वेश्चन। 2021 में जब ओला आई थी तब ये तीनों कंपटीटर्स मार्केट में नहीं थे, इसीलिए 1 लाख बुकिंग हुए। लेकिन आज की तारीख में ये तीनों जायंट्स, जिनका मसल पावर है, जिनका फाइनेंशियल कैपेसिटी है, जिनका प्रमोटर एक्सपीरियंस है, जिनके पास दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं, जिसके कारण वो कॉस्ट को अपने ड्रास्टिकली और आगे जाके कम ला सकते हैं, जो कि आज की तारीख में ओला के पास नहीं है। अब ऐसे में, और जिनका सबसे बड़ा चीज तो ब्रांड नेम है, ट्रस्ट है, तो इन ऐसे कंपटीटर्स इस सेगमेंट में रहते हुए मैं ओला की गाड़ी क्यों लूंगा, ये मैं एज अ कंज्यूमर सोचूंगा। आप अपना पर्सपेक्टिव अपना खुद बना सकते हैं, लेकिन मेरे मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई आई शुड गो फॉर ओला व्हेन द बिग ट्रस्टेड नेम्स आर ब्रिंगिंग द सेम ब्रांड विद एट अ लोअर प्राइस। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है, कंट्रोवर्सीज क्या है। ओला इलेक्ट्रिक जब से हमको पता चला है, इसका आईपीओ आया है, तब से ये कंटिन्यूअसली कंट्रोवर्सीज में रहा है। किस किस चीज की कंट्रोवर्सीज हुई है वो देख लीजिए जरा। 2022 में इस पे कंट्रोवर्सी लगी, जो कि और सब पब्लिक है, न्यूज़पेपर्स में है। होस्टाइल वर्क कल्चर की कंट्रोवर्सी लगी। आपको पता है जो भावेश अग्रवाल जी पे क्या क्या इल्जाम है? इट्स रूमर्ड, आई डोंट नो ये सच है कि नहीं, लेकिन ये बड़े ही स्ट्रिक्ट बॉस हैं। ये छोटे से छोटा प्रेजेंटेशन में छोटी से छोटी गलती है तो ये एम्प्लॉय के सामने फाड़ के फेंक देते हैं अपना प्रेजेंटेशन, उनका प्रेजेंटेशन। छोटी सी गलती के लिए एक एम्प्लॉय की इन्होंने पूरे ऑफिस में उसको दौड़ाया था, ये भी उनपे एलिगेशन है। तो आई डोंट नो कितना सच है, ये पंजाबी में गालियां देते हैं अपने एम्प्लॉयज को। तो जिसके कारण पिछले 4 साल में बहुत हाई लेवल के एग्जिट्स ओला कैब्स में हुए हैं, ओला फूड जो आया उनका उसमें हुए हैं। तो बिकॉज ऑफ द वर्क कल्चर, जो टॉक्सिक वर्क कल्चर बनाने का उनके ऊपर एक एलिगेशन है। ऑल्दो दैट आर जस्ट एलिगेशंस, आई वुड नॉट कमेंट अबाउट द जेन्युइनिटी ऑफ दिस एलिगेशंस। 2023 में इसके सेफ्टी डिफेक्ट्स के ऊपर सवाल उठे गए ओला स्कूटर के। अब 2024 में, मतलब अभी पिछले 2 महीने में, एक शो कॉज नोटिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इन पर डाला है कि ये फॉल्टी स्कूटर्स बनाते हैं। आपको पता है दोस्तों कि हर महीने ओला इलेक्ट्रिक बाइक की कितनी कंप्लेंट्स लॉन्च हो रही है? 80,000 कंप्लेंट्स पर मंथ जा रही है। और कुछ कुछ दिनों में तो पर डे 6,000 कंप्लेंट्स जा रहे हैं। इसके सर्विस को लेके कितने इश्यूज है आप समझ सकते हैं कि पर डे किसी ना किसी चीज को, कहीं जल रही है गाड़ी, कहीं ब्रेक नहीं लग रहे हैं, कहीं बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। तो इस तरह की ढेर कंप्लेंट जो है ये ओला के सर्विस सेंटर में जा रही है, जो वो लोग विद इन द SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट में, ये लोग कर नहीं पा रहे हैं। अब इसके कारण क्या हो रहा है कि कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन बहुत बढ़ रहा है, और कस्टमर्स को एक रीजन मिल रहा है कि भाई हमें बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स मार्केट में है, बजाज है, हीरो है, टीवीएस है, तो दे हैव स्टार्टेड लुकिंग एट दीज ब्रांड, जिसके कारण मार्केट शेयर, आपको पता है दोस्तों, 2023 में, पिछले साल, कितना था ओला का? 47% इलेक्ट्रिक सेगमेंट में मार्केट शेयर था। और आज की तारीख में मार्केट शेयर, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया, 34% पे रिड्यूस होकर रह गया। तो कितनी फास्ट ये कंपटीशन ओला को किल कर सकता है, आप इस पे समझ सकते हैं। चलिए ये सब चीज एक बार मैं मान लेता हूँ कि ओला का सर्विस से रिलेटेड इश्यूज है, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन है, बट ओवर द पीरियड ये रिजॉल्व होता है। लेकिन एक जो मुझे कंसर्निंग चीज जो लगती है ना, जो ओला कर रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। आपको पता है दोस्तों इसके ऊपर क्या एलिगेशन हैं ओला के ऊपर? कि ये पुरानी स्कूटर को नई स्कूटर बना के बेच देते हैं। दूसरा एलिगेशन जो इन पे बड़ा लगा है वो ये लगा है कि ये जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके लोगोस के अंडर उनकी मोटरसाइकिल के फोटोज डाल के ये अपना ब्रांड बोल के ये लोग बेच रहे हैं, विच इज आई थिंक इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, जो कि ओला ने इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, एंड दे शुड स्टॉप दिस काइंड ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो चलिए ये सब हो गया फंडामेंटल व्यू, कि भाई कंपनी का साइज आपने समझ लिया, प्रमोटर के बारे में आपने थोड़ा सा समझ लिया, कंपनी के फाइनेंशियल्स आपने समझ लिए। टेक्निकली देखिए ये स्टॉक बहुत वीक चल रहा है दोस्तों, सच बताऊं तो। अगस्त में ये इसका आईपीओ आया था 75 रुपीज पे, ये वहीं पे खुला, फिर इसने तेजी बनाई, अगस्त के एंड में ही ये विद इन 15 डेज 157, मतलब डबल हो गया। और वहां से आप देखोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ गिर रहा है। 87 रुपीज पे आज की तारीख में आ गया है, और मुझे ताज्जुब नहीं होगा ये अपने आईपीओ प्राइस पे बहुत जल्द, जो कि जिस तरह से मार्केट भी ओवरऑल चल रहा है अभी निगेटिव, तो वोलेटाइल चल रहा है, उस हिसाब से ये अगर इसके आईपीओ प्राइस पे आ जाए तो मुझे ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा। तो ओवरऑल मैं मेरा व्यू आपके सामने जो रखना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा जो एनालिसिस है इस कंपनी के बारे में, देखिए प्रमोटर के और कंपनी के बहुत ज्यादा ओवर कमिटमेंट्स है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है, जो कि आपने इस प्रेजेंटेशन में देखे कि ये बहुत जल्दी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। अब ये अच्छी चीज है अगर ये कमिटमेंट सारे टाइम पे मटेरियलाइज हो गए। ये गीगा फैक्ट्री में 1200 करोड़ डाले हैं, फिर इनका ओला फ्यूचर फैक्ट्री का 2 लाख, अभी जो 10 लाख यूनिट्स बन रहे हैं, ये इसको आगे जाके पता नहीं कितने गुना करने वाले हैं। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेकिन पूरा नहीं है। लेकिन
इस तरह के एम्बिशियस प्लान्स तो बहुत सारे हैं कंपनी के, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये जरा ओवर एम्बिशियस लग रहे हैं। इट्स गुड टू बी एम्बिशियस, बट थोड़ा ओवर एम्बिशियस अगर आप हो गए, तो अगर वो अगर आप कन्वर्ट कर पाओ तो वेल एंड गुड, तो डेफिनेटली फिर तो आपको इसका अनलॉकिंग देखने को मिलेगा इस स्टॉक का। लेकिन अगर इवेंचुअली अगर आप वो नहीं कर पाए तो कंपनी विल क्रम्बल अंडर इट्स ओन वेट। तो तब क्या होगा, कोई भी बड़ा कंपनी, ये बैठे ही हैं, टीवीएस है, हीरो है, बजाज है, ये इसको डिस्काउंट प्राइस पे फिर बाई कर लेंगे स्टेक, जैसा यस बैंक में हुआ था, कुछ उसी तरह का। प्राइस कुछ बहुत नीचे आ जाएगा और ये डिस्काउंट पे एक स्टेक ले लेंगे। तो बट दैट इज अ वेरी फार साइटेड व्यू। ओवरऑल अभी जिस तरह से कंपनी चल रही है, जितनी बड़ी उनकी फैक्ट्री है, वो देख के अभी तो नहीं लग रहा है कि कोई कॉम्पिट, और जितना इसका मार्केट कैप है 38,000 करोड़ का, अभी तो भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि इसका कुछ टेक ओवर होता है। और जितना ओवर एम्बिशियस इसका प्रमोटर है, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी इन सब चीजों को कहीं ना कहीं एट्स टू एन एक्सटेंट मटेरियलाइज कर पाएगी। कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा है, जो जैसे मैंने आपको बताया, और 47% से 34% आने में एक साल में ही आ गया ये मार्केट शेयरिंग का। तो आगे जाके ये और तेजी से गिर सकता है, विच इज अ बिग चैलेंज, विच हैज टू बी वेटेड एंड वॉच्ड कि ये किस तरह से कंपनी इस चैलेंज को ओवरकम करती है कॉम्पिटिशन के। और ऑल एंड ऑल मेरा व्यू है दोस्तों कि ये सिर्फ हाई रिस्क इन्वेस्टर्स जो हैं, जो अपना पैसा डाला वो गया ऐसा समझ सकते हैं। जैसे ऑप्शन ट्रेडर्स करते हैं कि भाई मैंने पैसा डाला, उसको भूल जाओ, ये गया तो गया। उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए आज की तारीख में तो भी ये मेरे ख्याल से ये स्टॉक वैसा है कि 87 पे आपने डाल दिया, भूल गए आप, पैसा गया तो गया, 87 का 40 हो गया तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता, 87 का डबल हो गया तो अच्छी बात है। तो आज की तारीख में ये इस तरह से प्राइस्ड है, इसके ओवर कमिटमेंट्स और ओवर फाइनेंशियल बर्डन के कारण, कि एक पॉजिटिव व्यू तो भी नहीं बन पा रहा है आज की तारीख में, क्योंकि ऑपरेशनली भी इसके जो प्रॉफिट्स हैं, परफॉर्मेंस है, पूरा निगेटिव है। तो हाईली रिस्की इन्वेस्टर्स हैं, वो डेफिनेटली इस प्राइस पे इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। और बाकी आप अपने इंडिपेंडेंट एडवाइजर से, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से जरूर सलाह लीजिए। दोस्तों, आपको अगर मेरे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।